ये कहानी लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, जिसका नाम है पूस की रात यानी सर्दियों की रात। हड़कू, जिसका एक खेत होता है और उसकी वो शाम को क्या करता है, रुखाली। तो उस रुखाली में क्या होता है कि वो उसकी नींद लग जाती है और सभी जो पशु होती हैं वो उसकी फसल को बर्बाद कर देते। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, हड़कू ने आकर स्त्री से कहा, मतलब अपनी पत्नी से कहा कि सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं। किसी तरह गला छूटे। सहना किसे कहा जाता था पहले? तो जिसकी हम जमीन की बुआई करते थे उसको पैसे दिए करते थे जमींदार। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा? माह पूस की रात हार में कैसे कटेगी? यानी कि कहा है कि जाड़े की जो रात है वो हमें से कैसे कटेगी अगर आप उनको ये पैसे दे दोगे तो। उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। उन्होंने कहा कि उसे कह दो जाकर कि फसल के जो हम निकालेंगे उसके बाद अनाज को बेचकर दे देंगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कम्बल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता था, मगर सहना मानेगा नहीं। गुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बाल से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे। कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। फिर क्या कहता है सहना? मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तैरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय? जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा? कम्बल ना जाने कितनी बाकी है, किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती तो बाज आए, मैं रुपए न दूंगी। लड़कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी पत्नी तनी हुई बोले ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। हल्कू जाकर आड़े पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो, अब की से खेती मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ और वह भी उसी में झोंक दो। उस पर धौंस। हड़कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। आगे हमारी कहानी शुरू होती है, ये इसका सारा। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे उख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े पका रहा था।
खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट के मुंह में डाले सर्दी के कू कू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी, मतलब दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। उसका कारण था सर्दी। अलकू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था, पर मैं पुआल पर लेट रहा। मतलब पुआल पर, जो पुआल उसे कहते हैं माची, मतलब खाट। मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़ दौड़े आगे चले गए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दूम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी सर्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया। स्वामी को मेरी कू से नींद नहीं आ रही है, उसने कहा। हड़कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, उठूं फिर एक चिलम भरूं। किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका हूँ। यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल, मंजाल है। जाड़े का गुजर हो गया। तकदीर में खूबी, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। अलकू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। अलकू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। अलकू आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे से घुटनियों पर रख दिए और जबरा ने अपनी जो पंजे थे वो उसकी घुटनियों पर रख दिए थे। उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया और अलकू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर अलकू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक क्षण ही उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट लेटता, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती में दबा हुआ था। जब किसी तरह न रहा हो गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटा हुआ ऐसे सुख का अनुभव करा रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कों की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र का या भाई को भी वह इतना ही तड़पड़ा गले लगाता था। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसी उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर को आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंके को तुच्छ समझती थी। वह झपटाकर उठा और छापरी में बाहर आकर भौंकने लगा। अलकू ने उसे कई बार चुमचुमाकर बुलाया पर वह उसके पास न आया। आर में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में आराम की भांति ही उछल रहा था। फिर 1 घंटा गुजर गया।
रात ने शीत को हवा में धधकाना शुरू किया। अलकू उस बैठा और दोनों घुटनों को छाती में मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया और फिर भी ठंड कम नहीं हुई। ऐसा जान पड़ा था कि सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बरस रहा है या बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। अलकू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई। बाग में पत्तियों को ढेर लगा हुआ था। अलकू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा है, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। अलकू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरते तापे, ठाडे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चलता जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया और हड़क्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आ रही है जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिली हुई थी, उसे चिंचोड़ रहा था। हड़क्कू ने आगे जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियां का ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा और उसकी लौ पर वाले वृक्ष की पत्तियों का छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ा था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग तपा रहा था या ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली, दोनों पांव हिला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर, ठंड की असीम शक्ति वैर वह विजय पाकर विजय गर्व को हृदय में छिपा नहीं सकता। उसने जबरा से कहा, क्यों जबर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबर ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले ही यह उपाय न सूझा। नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते हैं? जबर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूदा कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा दो, मैं दवा करूंगा। जबर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा और मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया, घूमकर उसके पांव का खड़ा हुआ, मतलब घूमकर उसके पांव के पास खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो इतनी सही नहीं,
ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के पास इस बार खड़ा होकर आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। अलकू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई और ज्यों-ज्यों शीत बढ़ने जाती वह आलस्य में दबना जाता था। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लगा रहा था। कैसा धंधाया हुआ था इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना। ऐसे में जान पड़ वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लीहो लीहो लीहो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत में चर रहे थे। फसल तैयार है, किसी अच्छी खेती थी। ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। अलकू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते ही अलाव के पास आ बैठा और राख के कुदरते अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ फाड़ डालता। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास साथ बैठा हुआ था। अक्रमण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ में जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया और सवेरे जब उसकी नींद खुली तो तब चारों ओर धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और इधर सारा खेत चौपट हो गया। अलकू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा कौन ही सोता जो तुम्हारे यहाँ मंडैया डालने पर क्या करूं? अलकू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही नहीं जानता हूँ। दोनों फिर खेत के ढांड पर आए और देखा सारा खेत रौंद पड़ा हुआ था और जबरा मंडैया के नीचे चित लेटा, मानो प्राण ही नहीं है। दोनों खेत की दशा देखते और मुन्नी के मुख से उदासी छाई थी और हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके गाल माल गुजारनी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। इस प्रकार से हमारी कहानी पूर्ण हो चुकी है।